नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री के बर्ताव से राज्य की बदनामी हुई। बिहार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर। खबर में आगे जिक्र होगा कि दुर्ग में बिहार दिवस का विरोध, क्रांति सेना ने सरकार का किया पुतला दहन। खबर में आगे आपको बताएंगे कि जयराम रमेश ने अमित शाह से पूछे सवाल, जम्मू कश्मीर को कब देंगे राज्य का दर्जा। खबर में आगे जिक्र होगा कि पटना में राबड़ी आवास के बाहर फिर से लगे पोस्टर, सीएम नीतीश कुमार को बताया खलनायक। और आगे खबर में जिक्र होगा कि साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, राहुल गांधी और खड़गे समेत कई नेता होंगे इसमें शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री के बर्ताव से राज्य की बदनामी हुई, बिहार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर। जी हां दोस्तों, बिहार की एक अदालत में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की गई। इसमें पटना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के कथित अनादर को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वकील सूरज कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि गुरुवार को एक आयोजन के उद्घाटन के दौरान सीएम की हरकतों से राज्य की बदनामी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने मुजफ्फरपुर में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दायर की और बीएनएस और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 मार्च को तय की है। बता दें कि नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे और राष्ट्रगान बजाते समय उन्होंने अपने पास में खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोकना शुरू कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार दिवस का विरोध, क्रांति सेना ने सरकार का किया पुतला दहन। जी हां दोस्तों, प्रदेश में भाजपा शनिवार 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने जा रही है, जिसे लेकर विरोध शुरू हो गई है। ये आयोजन के विरोध के छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने मोर्चा खोल दिया है। क्रांति सेना के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बाहरी जनता पार्टी बताया है। उन्होंने बीजेपी सरकार का पुतला दहन करके उनके खिलाफ नारेबाजी की और इस आयोजन को राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम बताया। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने के निर्णय ने राज्य की जनता को आक्रोशित कर दिया है। सवाल उठता है कि जब बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस नहीं मनाया जाता तो फिर छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने की क्या जरूरत है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष रोशन बघेल ने प्रशासन शासन से मांग की है कि इस आयोजन को रद्द किया जाए और इस तरह के कार्यक्रम से सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसके लिए ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयराम रमेश ने अमित शाह से पूछे सवाल, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दोगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में शुक्रवार को आतंकवाद को लेकर गरजे। इसी के बाद अब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने अमित शाह से जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल पूछे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर की बातें की, लेकिन असली बात यह है कि वो जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा कब वापस लौटाएंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अपनी स्पीच में उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरा दर्जा देने को लेकर कुछ नहीं कहा। जयराम रमेश ने कहा कि हमने मांग की है कि आप जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर बताइए। आप दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थिति बदल गई है, तो आप उसको पूरे राज्य का दर्जा क्यों नहीं वापस लौटाते। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों और विकास पर बोलते हुए कहा कि आतंकवाद पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त कर सकती है और ना ही आतंकवादियों को। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना में राबड़ी आवास के बाहर फिर से लगे पोस्टर, सीएम नीतीश कुमार को बताया खलनायक। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर शनिवार को फिर से सीएम नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाए गए और इस पोस्टर में लिखा गया कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। पोस्टर में स्पष्ट रूप से ये भी लिखा है कि हाँ, मैंने किया है महिलाओं का अपमान, गांधी जी का किया है अपमान, अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। इसके साथ दोस्तों, पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल और भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को दिखाया गया है। इससे पहले भी बिहार में कई बार ऐसे पोस्टर सामने आए हैं जो राजनीतिक पारा बढ़ाते रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, राहुल गांधी और खड़गे समेत ये नेता होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के शताब्दी वर्ष पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 9 अप्रैल को अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर रिवर फ्रंट पर आयोजित होगा। बता दें कि गुजरात की धरती पर 64 साल बाद होने जा रहे इस अधिवेशन में देश भर से पार्टी 3000 से अधिक नेता भाग लेंगे और इससे पहले 8 अप्रैल को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी। ये बैठक शाहीबाग स्थित सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन में आयोजित होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यात्रियों को परेशान करने का ट्रेंड बन गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट लेट होने पर भड़की सुप्रिया सुले। जी हां दोस्तों, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया
इंडिया को लताड़ लगाई है। सांसद ने एयर इंडिया की फ्लाइट पर देरी को लेकर नाराजगी जाहिर करने के साथ ही उन्होंने विमान कंपनी की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने एयरलाइन से जवाबदेही तय करने के लिए कहा है। सांसद सुप्रिया सुले ने बीती रात 21 मार्च 2025 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने एयरलाइन की अव्यवस्था के चलते यात्रियों को होने वाली परेशानियों पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं एयर इंडिया की फ्लाइट AI0508 में यात्रा कर रही थी, जो 1 घंटे 19 मिनट की देरी से चल रही थी। ये यात्रियों को परेशान करने वाली देरी की ट्रेंड बन गया है, ये स्वीकार्य है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेक इन इंडिया योजना पर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा यह डिलीवरी से ज्यादा प्रचार का क्लासिक उदाहरण। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेक इन इंडिया योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने मेक इन इंडिया को डिलीवरी से ज्यादा प्रचार का क्लासिक उदाहरण बताया और इसके साथ ही खड़गे ने मोदी सरकार से 2 तीखे सवाल पूछ लिए हैं। इसको लेकर खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मोदी सरकार का मेक इन इंडिया डिलीवरी से ज्यादा प्रचार को महत्व देने का क्लासिक उदाहरण है। अपने 2014 के घोषणा पत्र में भाजपा ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए 10 वादे किए थे, जिनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। विनिर्माण में रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी में भारी गिरावट के साथ स्थिति को और भी बदतर कर दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी कब आएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजों की टीम पहुंची मणिपुर, तो जयराम रमेश ने दागा सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधिमंडल के मणिपुर पहुंचने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य में 2 साल पहले हिंसा भड़की थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी राज्य का दौरा नहीं किया। जयराम रमेश बोले कि यह अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज मणिपुर गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कब आएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर का दौरा करने का भी आग्रह किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि बैंकॉक जाते समय या बैंकॉक से लौटते समय प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करने के लिए कुछ समय निकालेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदेश के लोगों के दर्द को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें कि जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को हिंसा प्रभावित राज्य में राहत शिविरों का दौरा करने के लिए इम्फाल मणिपुर पहुंचा। मंत्री ने जजों के दौरे का भी स्वागत किया, लेकिन राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के पतन के बावजूद राष्ट्रपति शासन लागू करने में देरी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर गए 6 न्यायाधीशों का स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2023 को खुद कहा था कि मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने में 18 महीने क्यों लग गए। दोस्तों, आपको बता दें कि जयराम रमेश ने संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान मणिपुर की स्थिति पर बात न करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने अपने गृह मंत्रालय के कामकाज के बारे में राज्यसभा में करीब 4 घंटे तक जवाब दिया, लेकिन उन्होंने मणिपुर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अमित शाह की मिजोरम जाने लेकिन मणिपुर न जाने के लिए भी आलोचना की। कांग्रेस नेता ने कहा कि गृह मंत्री मिजोरम जाते हैं, वो मणिपुर क्यों नहीं गए, और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अमेरिका जाकर जो बातें कही हैं वो कई सवाल खड़ी करती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनसंख्या नियंत्रण की सजा नहीं मिलनी चाहिए, स्टालिन बोले। परिसीमन पर अमित शाह के आश्वासन पर यकीन नहीं। जी हां दोस्तों, चेन्नई में JAC की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें केरल, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के नेता शामिल हुए। इस चर्चा के बीच की 2026 के बाद होने वाला परिसीमन दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनीतिक रूप से कमजोर कर सकता है। स्टालिन ने स्पष्ट किया कि विपक्ष परिसीमन के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक अनुचित फार्मूले के खिलाफ है जो उन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आश्वासन पर संदेह जताया कि आगामी परिसीमन के कारण दक्षिण भारतीय राज्य संसदीय सीटें नहीं खोएंगे। उन्होंने इस टिप्पणी को अस्पष्ट बताया। निष्पक्ष परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने चेतावनी दी कि राज्यों को मणिपुर जैसा हश्र होने से बचाने के लिए प्रतिनिधित्व की लड़ाई महत्वपूर्ण है। स्टालिन ने कहा कि मणिपुर 2 साल से जल रहा है और यहाँ के लोगों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास अपनी आवाज़ उठाने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। स्टालिन ने तर्क दिया कि जनसंख्या के आकार के आधार पर पुनः आवंटन प्रगतिशील राज्यों के लिए सजा के समान होगा, जबकि उत्तर दक्षिण असमानताओं को गहरा करेगा। उन्होंने कहा कि अगर वो योजना के अनुसार परिसीमन करते हैं तो कम से
कम 8 सीटें खो जाएंगी। प्रतिनिधित्व कम करना केवल संख्या के बारे में नहीं है बल्कि राज्यों के अस्तित्व के बारे में है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमपी कांग्रेस का 60 दिनों में फिर बदलेगा चेहरा, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के ट्वीट ने चमकाई हलचल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एमपी कांग्रेस एक बार फिर बदलाव के कगार पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा पूरी तरह बदला जा रहा है और इस संबंध में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो जारी किया जिससे हलचल मच गई है। और एमपी कांग्रेस ने भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के वीडियो को आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राष्ट्रगान का अपमान कर घिरे सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी ने मांगा इस्तीफा, विधानसभा में भारी हंगामा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। विपक्षी नेताओं ने सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाते हुए नीतीश कुमार को घेर लिया है और इसको लेकर विधानसभा में दोनों सदनों में जमकर विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया गया। विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि उन्होंने देखा मैदान में राष्ट्रगान के समय जो हरकत की उससे देश का अपमान हुआ है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी इसे लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का राष्ट्रगान के समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री जिस तरह से हाथों को हिला रहे हैं, ये राष्ट्रगान का अपमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की प्रक्रिया, घर में मिला नोटों का भंडार। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। कानून के जानकारों के मुताबिक किसी हाईकोर्ट के जज पर कोई कदाचार का आरोप लगे तो उसे सबसे पहले संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कन्नन सहित कई जजों के मामले में यही प्रक्रिया चली थी। अगर आरोप सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ हो तो इन हाउस कमेटी का गठन सीधे सीजेआई की पहल पर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश की है। इससे पीछे की वजह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी थी जिसको बुझाने गई टीम को वहां पर भारी मात्रा में कैश मिला। इसके बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले 3 वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस उनके मूल हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जातीय जनगणना का विरोध करना वास्तव में राष्ट्र विरोधी, प्रोफेसर थोराट से चर्चा में बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 को महार सत्याग्रह के जरिए जातिगत भेदभाव को सीधी चुनौती दी थी और इसी वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को शिक्षाविद और अर्थशास्त्री सुखदेव थोराट के साथ दलितों के शासन, शिक्षा, नौकरशाही और संसाधनों तक पहुंच और जातीय जनगणना के विषय पर चर्चा की है। इस बातचीत का एक वीडियो भी राहुल गांधी ने पोस्ट किया जिसमें वो जातीय जनगणना के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के पास जातीय जनगणना का संवैधानिक अधिकार है लेकिन ऐसा ना करके उनका हक छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना ना कराकर उनके साथ अन्याय हो रहा है। संविधान में सभी भारतीयों को एक समान अधिकार हासिल है और सबको बराबरी के साथ देखा जाता है लेकिन सरकार इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। सुखदेव थोराट ने कहा कि बाबा साहेब के प्रयासों से हमें संविधान में बराबरी का हक हासिल है लेकिन फिर भी रीति रिवाजों और धार्मिक विश्वास में बराबरी नहीं मिल पाई है और वहाँ उच्च जातियों का दबदबा है। उन्होंने कहा कि 2014 से 20 के बीच दलित उत्पीड़न के 4 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं और हर साल ऐसे 14,000 केस सामने आ रहे हैं। इसका बड़ा कारण है कि अनुसूचित जातियों तक संसाधनों की पहुंच नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सरकार किसानों की जमीन को चुनिंदा उद्योगपतियों को देना चाहती है, समाजवादी पार्टी के सांसद का सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि वो अन्नदाता की जमीन को चुनिंदा उद्योगपतियों को देना चाहती है और उनके लिए दिल में नफरत। लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण अधीन अनुदानों की मांग पर चर्चा की शुरुआत करते हुए यादव ने कहा कि ये सरकार और इसके मंत्री किसानों के लिए बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग किसानों के लिए दिल में नफरत लेकर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि किसान
परेशानी में उलझे रहें और किसी भी तरह बर्बाद हो जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों की किसानों की ज़मीन पर नज़र है। सरकार उनकी ज़मीन चुनिंदा उद्योगपतियों को देना चाहती है। सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है ताकि किसानों को निजी बैंकों से कर्ज लेना पड़े। बिना कर्ज लिए किसान खेती नहीं कर सकता। यादव ने दावा किया कि इस बार बजट में कृषि मंत्रालय की हिस्सेदारी केवल 2.7% रखी गई है और पिछले कृषि बजट की तुलना में इसमें 2.8% की कमी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची में भी दिखी बीजेपी के फॉर्मूले की झलक। 2027 का खाका तैयार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी समेत तमाम सियासी दल 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अपने संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं और नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कर नया दांव चल दिया है। कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरह हर जिले में तमाम जाति और सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। पार्टी की ओर से 133 अध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें इसकी झलक देखी जा सकती है। कानपुर की बात करें तो पार्टी ने बीजेपी की राह पर चलते हुए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। कानपुर महानगर में हुए बदलाव से अंदाजा लगाया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार का नीतीश सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में कन्हैया कुमार इन दिनों पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं। कन्हैया की ये यात्रा बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है। यात्रा की शुरुआत बेतिया के भीतिहरवा गांव आश्रम में हुई है। पटना पहुंचने पर यात्रा का समापन होगा। बेतिया और मोतिहारी के बाद कन्हैया कुमार की यात्रा गुरुवार को सीतामढ़ी पहुंची और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आते हैं और कोरे वादे करके चले जाते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र खोलने का वादा किया था, लेकिन सच्चाई यह है कि मक्का अनुसंधान केंद्र दूसरे राज्य में चला गया। पीएम मोदी द्वारा बिहार को पैकेज देने वाली बात भी कोरा वादा साबित हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुस्लिम कोटा को लेकर कर्नाटक विधानसभा में बवाल। बीजेपी विधायकों को उठाकर बाहर ले गए मार्शल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने शुक्रवार को हनी ट्रैप मामलों के मुद्दे, मुस्लिम आरक्षण बिल पर हंगामा और सदन की कार्रवाई बाधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया। विधेयक को कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने पेश किया। विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने एक मंत्री और अन्य राजनेताओं से जुड़े कथित हनी ट्रैप प्रयास की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से कराने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर नोटों का ढेर मिलने पर राज्यसभा में बवाल। 55 सांसदों ने पत्र लिखकर कर दी डिमांड। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर मिले नोटों के ढेर का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को उठाते हुए सभापति से कहा कि 55 सदस्यों ने आपको पत्र लिखकर यह मांग की है कि केंद्र सरकार न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी, वो घर पर नहीं थे। ऐसे में परिवार वालों ने फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया। आग पर काबू पाने के दौरान दमकल कर्मियों को बंगले के अंदर बड़ी मात्रा में नोटों का ढेर दिखा। इसके बाद ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन कॉलेजियम की बैठक बुलाई और जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। जस्टिस वर्मा पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही पदस्थ थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अभिषेक प्रकाश के निलंबन से विपक्ष के निशाने पर सरकार। अखिलेश बोले यह है ईज ऑफ डूइंग सच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए आवेदन करने वालों से कमीशन मांगने के आरोप में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निलंबित कर दिया था। इस कार्रवाई के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और निलंबन की कार्रवाई को नाटक बताया है। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि यह है उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सच, जहां औद्योगिक विकास के नाम पर खुलेआम कमीशन मांगा जा रहा है और बात खुल जाने पर निलंबन का नाटक रचा जा रहा है। इस भ्रष्टाचार का अंतिम पड़ाव अधिकारी नहीं कोई और है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 15 करोड़ लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। जनगणना में देरी पर अजय माकन ने सरकार को घेरा और राज्यसभा में हुआ जमकर हंगामा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान जनगणना के क्रियान्वयन में देरी और गृह मंत्रालय के आवंटित बजट का कम उपयोग करने के लिए सरकार की आलोचना की। गृह मंत्रालय के कामकाज पर बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने बताया कि 2011 में पिछली जनगणना के बाद से भारत की जनसंख्या में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। माकन ने कहा कि 2011 में
जनसंख्या 121 करोड़ थी और अभी 146 करोड़ होने की उम्मीद है। 2011 की जनगणना के लिए हमने 2009 में ही कार्यक्रम बनाना शुरू कर दिया था। अब जनगणना हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जन कल्याण के लिए हमारे सभी कार्यक्रम इसी पर आधारित हैं। दोस्तों, आपको ये कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कन्हैया कुमार पर बड़ा दांव खेल दिया है। क्या गठबंधन में दरार पड़ेगी? जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव जो है वो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ने हाल ही में अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया है। बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार पर भी दांव खेल दिया है। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अब बिहार विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए अहम है। लोकसभा चुनाव 2024 में कन्हैया कुमार ने दिल्ली की उत्तरी पूर्वी सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। अब कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया कुमार को उतारा है। कन्हैया कुमार इस समय नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा 24 दिनों की होगी और यात्रा में राहुल गांधी के आने की भी खबर है।